गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में पिछले की क्लास में हमने आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 20 तक कंप्लीट कर लिया था और डीपली कंप्लीट कर रहे थे। चीज़ों को छोड़ नहीं रहे थे, जितने भी क्लॉज हैं वो क्लॉज भी बताते चल रहे थे। बाकी आपकी सभी हायर एग्जाम्स में भी जैसे जैसे प्रश्न बना हुआ है उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को भी हम इसी में शामिल करते हुए कवर कर रहे हैं। तो 20 के बाद आज हम देखेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जो नियम है, जो कानून है, उसी के द्वारा वंचित किया जा सकता है। तो आगे चल के ए गोपालन केस 1950 आया, और यह केस कौन सा केस है? ए गोपालन केस कब आया? 1950 में आया। तो इसमें कहा गया कि जीवन का अधिकार, जो हमारे जीवन का अधिकार के तहत केवल जीना ही शामिल है। इन्होंने कहा कि जो हमारे जीने का अधिकार आर्टिकल 21 है, इसमें केवल जीना ही शामिल है। तो इसके अपवाद में दूसरा केस आता है मेनका गांधी केस 1978 में। मेनका गांधी केस जब 1978 में आता है तो ये कहते हैं कि जीवन जीना के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीना ही होना चाहिए। केवल जीने से नहीं मतलब है, कैसा होना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन हमें जीना चाहिए। तो जीने के अधिकार के दो आपकी स्टेटमेंट है, दो केस हुआ। ए के गोपालन केस ने कहा जीने के अधिकार में केवल जीना शामिल है, लेकिन मेनका गांधी केस 1978 के द्वारा यह कहा गया कि जीने के अधिकार में केवल जीना शामिल नहीं है, बल्कि गौरवपूर्ण तरीके से जीना शामिल है। तो न्यायालय के द्वारा अब ये कहा गया कि गरिमापूर्ण जीवन जीना, आखिर ये गरिमापूर्ण जीवन होता क्या है? कोई तो रीज़न बताइए, कोई तो इसको और एक्सप्लेन कीजिए कि हम कैसे समझेंगे कि हम गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या फिर व्यतीत कर रहे हैं। हमें क्या पता कि हम गरिमापूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से फिर न्यायालय के द्वारा घोषित गरिमापूर्ण जीवन की व्याख्या की गई। किस प्रकार का आपका जीवन गरिमापूर्ण होगा? पासपोर्ट रखने का, आपको पासपोर्ट रखने की आज़ादी दी गई। आपकी गरिमा बढ़ी तो आपको पासपोर्ट की आज़ादी मिली। स्वच्छ पर्यावरण पाने का आपको अधिकार है, तो ये आपका गरिमापूर्ण जीवन है। स्वच्छ पेयजल पाने का अधिकार है, आप अच्छा पानी पीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए, ये आपका अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वह विदेश भी भ्रमण कर सकता है, आप विदेश भी आ जा सकते हैं, ये आपका गरिमापूर्ण जीवन है। निजता का अधिकार, निद्रा का अधिकार, किसी को भी मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाया जाए। हथकड़ी न लगाया जाए तो जब आप क्राइम करेंगे तभी आपको हथकड़ी लगाए, ऐसे आप आके किसी को हथकड़ी लगाएंगे तो उसकी गरिमा नष्ट होगी ना। तो इस वजह से कहा गया कि आप किसी को मनमाने तरीके से हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। यदि आप लगाते हैं तो उसकी तो गरिमापूर्ण जीवन रह नहीं गई, तो नहीं लगा सकते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कोई भी लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। 2017 में कहा गया कि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को मनचाहा जीवन साथी चुनने का अधिकार है। देखिए, इसके पहले तो अभी तक इतने ही गौरवपूर्ण जीवन के अंतर्गत रखा गया था कि पासपोर्ट रखने का, स्वच्छ पानी पीने का, स्वच्छ पर्यावरण पाने का, भ्रमण करने का, निजता का, निद्रा का, किसी को मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाया जाए, फिर महिलाओं के साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न न हो। अभी तक तो इतने ही गरिमापूर्ण जीवन थे, लेकिन आगे चल के 2017 में इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया कि क्या गरिमापूर्ण जीवन है। 2017 में कहा गया न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को अपना मनचाहा जीवन साथी चुनने का अधिकार है। अगर वो जैसा साथी चाहता है वैसा साथी चुन सकता है, यह भी आपका गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत ही आता है। रतिनाथ केस आता है 1994 में, और यह कहता है कि मरना भी क्या है? गरिमापूर्ण जीवन है। केवल जीना ही गरिमापूर्ण जीवन नहीं है, अपितु मरना भी गरिमापूर्ण जीवन है। तो ज्ञान कौर केस 1996 में आया। 1994 में कहा गया कि मरना भी गरिमापूर्ण जीवन है। उसी के जस्ट 2 साल बाद ज्ञान कौर केस 1996 में आता है, तो कहता है कि गरिमापूर्ण जीवन में केवल जीना शामिल है, मरना नहीं। रतिनाथ ने कहा कि मरना भी गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, यह शामिल है, लेकिन
ज्ञान कौरकेश ने कहा कि जी नहीं, गरिमापूर्ण जीवन केवल जीना शामिल है, मरना नहीं। फिर एक शब्द आपने सुना होगा, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया शब्द आपने सुना होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो किसी भी कष्टदायक व्यक्ति को मरने की स्वतंत्रता है। वैसे नॉर्मल व्यक्ति को मरने की आज़ादी नहीं दी गई है, जीने की आज़ादी दी गई है, लेकिन मरने की आज़ादी नहीं दी गई है। आप अपनी इच्छा के अनुसार मर नहीं सकते हैं। परंतु यूथेनेसिया में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कष्टदायक है, वो किसी रोग से पीड़ित है, बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ है, तो उसको मरने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 क के तहत, और यह जोड़ा गया है 46वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ के 21 में ही 21 क को बनाया गया है। अब बात आती है 86वें संविधान संशोधन 2002 की। इसमें 3 परिवर्तन हुए। एक तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, अनुच्छेद 45 में भी इसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया और वहाँ पर 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान व पालन पोषण है। कम आयु शब्द जोड़ा गया। फिर इसी 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अभिभावक का कर्तव्य होगा। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है कि आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया, आर्टिकल 45 में परिवर्तन हुआ, उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। बात करते हैं मूल कर्तव्य की, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहीं पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पूछेगा कि मूल कर्तव्य, जब मूल संविधान था, जो हमारा बेसिक संविधान था, क्या उसमें मूल कर्तव्य शामिल था? तो जी नहीं, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं शामिल थे। इसको संशोधन किया गया और जोड़ करके भाग 4 क में मूल कर्तव्य को रखा गया। जब मूल कर्तव्य को संशोधन के द्वारा रखा गया था, तो उस समय केवल 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। आगे चलेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 20 कह रहा था अपराध से संरक्षण। आप किसी को मनमाना तरीके से या फिर आप किसी को तब तक अपराधी नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। वहीं अनुच्छेद 22 कहता है कि उसको गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क में अनुच्छेद 22(1) में कहा गया कि गिरफ्तारी का कारण बतलाया जाए। आपने क्यों गिरफ्तार किया है? बिना कारण बतलाए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 22(2) कहता है कि 24 घंटा के भीतर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर। तो 22(1) में कहा गया कि आप पहले गिरफ्तारी का कारण बताइए। यदि आपने कारण बता दिया तो 22(2) के तहत आप उसको 24 घंटा के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। अनुच्छेद 22(3) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपना वकील करने का अधिकार है। क्या है? अपना वकील करने का अधिकार है। यह बात 22(3) में कही गई। निवारक नज़रबंदी तथा शत्रु अन्य दोषी को वकील का प्रावधान नहीं है। जो इसका अपवाद है, देखिएगा, गिरफ्तार व्यक्ति को वकील करने का प्रावधान है, लेकिन निवारक नज़रबंदी व्यक्ति तथा शत्रु अन्य दोषियों की वकील करने का प्रावधान नहीं है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। शत्रु अन्य दोषी या फिर निवारक नज़रबंदी क्या होता है? निवारक नज़रबंदी का मतलब है कि यदि हमें ऐसा लगेगा कि यह आतंकवादी है, शंका के आधार पे अगर हमें लगेगा कि यह आतंकवादी है, हम उसको अरेस्ट करेंगे, लेकिन हम उसको अपने मन का वकील हायर करने की अनुमति नहीं देंगे। और शत्रु अन्य दोषी, जैसे कि किसी को हम पकड़ के लेके आ गए हैं विदेशी, या फिर बहुत युद्ध चल रहा है, वहाँ पे हमसे शत्रु पकड़ा गया है, तो उसको वकील हायर करने का अधिकार नहीं है। बाकी नॉर्मल व्यक्तियों को अगर पकड़ा जाता है तो वो अपने मन मुताबिक वकील हायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। मानव का दुर्व्यापार आप नहीं करेंगे। किसी भी बुरे उद्देश्य के लिए मानव की खरीदारी नहीं की जाएगी। बेगार, एक शब्द है बेगार। कार्य के बदले व्यक्ति को उचित वेतन नहीं दिया जाता। बलात् श्रम, बच्चों से काम जबरी कराया जाना। तो मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम अनुच्छेद 23 में है। मानव का दुर्व्यापार क्या होता है? तो बुरे उद्देश्य के लिए आप मानव की खरीद बिक्री नहीं करेंगे। बेगार शब्द का मतलब होता है कार्य के बदले व्यक्ति को उचित वेतन नहीं दिया जाता है, तब यह जो है
उनको संरक्षण प्राप्त है कि कार्य के बदले उनको भी उचित वेतन मिले। जैसे मान लीजिए सेम काम कर रहे हैं, सेम काम मेल भी कर रहे हैं, वही काम फीमेल भी कर रहे हैं, इनको मिल रहा है दिन का 50 रुपये, इनको मिल रहा है 25 रुपये या 40 रुपये। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। जितना वेतन आप मेल को दे रहे हैं उतना ही वेतन आपको फीमेल को भी देना है, बेगार नहीं करना है। बाकी बलात् श्रम से तात्पर्य है कि बच्चों से आप जबरी काम नहीं कराएंगे। तो मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा, यह है आर्टिकल नंबर 23 में। आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों को खतरनाक काम न करवाएं। बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 के तहत यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो हमने देखा था दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके प्रति राज्य तथा निजी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है यदि वो ऐसा कार्य करता है। तो अनुच्छेद 17 में दंड का प्रावधान है, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यदि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमें दंड दिया जाएगा। तो इसको प्रभावी बनाने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को लाया गया था और आर्टिकल 24 को प्रभावी बनाने के लिए बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 को लाया गया था। ये सभी अधिनियम इन सभी आर्टिकल्स को प्रभावी बनाते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्मांतरण की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण करने की आज़ादी सभी को प्राप्त है। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है? किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने या ना मानने की आज़ादी। यदि किसी धर्म को मानता है तो उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी। आपका मन है, आप किसी धर्म को मानिए या फिर ना मानिए, ये आपको आज़ादी दी गई है। यदि आप किसी धर्म को मानते हैं तो आप उसका धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्मांतरण की स्वतंत्रता मतलब स्वेच्छा से आप किसी भी धर्मांतरण में वैध हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने धर्म का परिवर्तन करेंगे तो आपको आज़ादी दी गई है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए। आप किसी को जबरी धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं। धर्म आचरण करने की आज़ादी। सिखों को कृपाण, कंघा इत्यादि रखने की आज़ादी दी गई है आर्टिकल 25 के ही तहत। आर्टिकल 26 कहता है कि यदि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कीजिए, आपने कोई धार्मिक कार्य चुन लिया है तो अब आप उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। किसी भी चल या अचल संपत्ति का अर्जन या फिर प्रशासन आप कर सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था व नैतिकता के तहत यह अधिकार देती है। अनुच्छेद 27 कहती है कि धार्मिक उद्देश्य के ऊपर किसी भी व्यक्ति का टैक्स नहीं लगेगा। पहले उन्होंने 25 में कहा कि आप किसी भी धर्म को माने या न माने, ये आपको हम आज़ादी देते हैं। यदि आप मानते हैं तो आप उसका धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में कहा और अनुच्छेद 26 में कहता है कि आपको धर्म को, अगर कोई धर्म आप मानते हैं तो आप उसके लिए धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप आराम से कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि अगर आपने कोई धर्म का प्रबंधन कर लिया तो हम उसके लिए आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धर्म शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता या आज़ादी दी जाती है, जैसे मदरसा में धर्म की शिक्षा की आज़ादी दी गई है। इसी प्रकार ये कहता है कि कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा संस्कृति बनाए रखने की आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 29(2) कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के तहत भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, अनुच्छेद 29 को कहा जाता है कि अनेकता में एकता का भाव मिलता है। अनेकता में एकता का भाव कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 29 में मिलता है और अनुच्छेद 29 भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 30 में है कि भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक इच्छानुसार अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 31 में पीछे ही हमने देखा था समाप्त हो गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। सभी फंडामेंटल राइट को संरक्षण देता है आर्टिकल 32। सभी मूल अधिकार को संरक्षण की कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 32 देता है। इसीलिए कहते हैं सार्वभौमिक
संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको। आपको अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपको संरक्षण प्रदान करेगी, और यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आपको संरक्षण प्रदान करेगी। तो ये आपके दोनों संरक्षण है। तो प्रश्न अगर बने कि क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, तो जी नहीं, हम दोनों करते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा जाता है कि सशरीर उपस्थित करो, जो बंदी है उसको हमारे समक्ष क्या करो, उपस्थित करो। फिर परमादेश, हम आदेश देते हैं, राष्ट्रपति व राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, तो प्रतिषेध का मतलब कार्यवाही को बीच में रोकना। यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह गलत है तो इस कार्यवाही को बीच में रोकने के लिए वह प्रतिषेध को जारी करता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जो भी निर्णय रहेगा उनको हम समाप्त कर देंगे। मान लीजिए कि किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको सशरीर उपस्थित भी कर दिया गया और उस पर सुनवाई भी कर दी गई, उसका निर्णय भी आ गया, और उसके बाद वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाता है, तो जो उसका निर्णय होगा उसको समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण जारी करेगी। उत्प्रेषण जारी करेगी, उत्प्रेषण रीट को जारी करेगी, तो वह निर्णय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अधिकार परीक्षा, यह रीट तब जारी होती है जब कोई भी व्यक्ति या फिर जब कोई भी लोक अधिकारी किसी पद पर गलत तरीके से बैठ जाता है तो अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस अधिकारी के विरुद्ध। परमादेश राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने बता दिया था। परमादेश हम आदेश देते हैं, यह जो परमादेश है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण केवल न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होता है। जब कोई अपने कार्यक्षेत्र से हटकर कार्य करता है तो उसके प्रति सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध व उत्प्रेषण रीट जारी करती है। यह जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है यह उस अपराधी के विरुद्ध जारी नहीं होता है, उस अपराधी के विरुद्ध नहीं जारी होता है, अधिकारियों के विरुद्ध जारी होता है कि उसने गलत किया है। अनुच्छेद 33, कुछ सैन्य बल अधिकारी जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ इत्यादि ये जो अधिकारी होते हैं तथा कुछ खुफिया एजेंसी जैसे सीबीआई, आईबी, इन सब के मूल अधिकार को संसद सीमित कर सकती है। इन्हें न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो यही कहा था कि आर्टिकल 33 में थोड़ा अलग करके जोड़ा गया है कि जो सीआरपीएफ है, जो संस्थाएं हैं, जो सेना है, उनको जो है कुछ खुफिया एजेंसी है, उनको हमारी तरह संरक्षण न्यायालय से प्राप्त नहीं है, उनके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। तो उनको आर्टिकल 33 के तहत उनके जो मौलिक अधिकार है उनको सीमित किया गया है। आर्टिकल 34 कहता है कि जहाँ सेना का कानून हो, जहाँ पर सेना का कानून हो, जिसको हम मार्शियल लॉ कहते हैं, यदि वो लागू होगा तो सामान्य व्यक्ति के भी फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है। जहाँ पर भी आप मार्शियल लॉ अगर लागू है तो आपके सामान्य व्यक्ति जो रहेंगे उनके भी फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है। यह प्रावधान है अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35 कहता है कि सभी मूल अधिकार को क्रियान्वयन करने के लिए संसद कानून बना सकती है। जैसे अनुच्छेद 17 के लिए दंड का प्रावधान कर दिया था, अनुच्छेद 24 के लिए उसने दंड का प्रावधान कर दिया था। यदि संसद को लगेगी कि मूल अधिकार को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, इसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर इसके उल्लंघन करने का अभी भी कुछ संशय बना हुआ है, तो उसके लिए संसद जो है कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 के तहत कानून बना के दंड का प्रावधान कर सकती है। तो यह जो है 35 में है। तो हमने क्या देखा, अनुच्छेद 12 में देखा था राज्य की परिभाषा है, और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत संघ आते हैं, संघ सरकार आती है, संसद आती है, राज्य विधानमंडल आते हैं, प्राधिकारी आते हैं, अन्य प्राधिकारी आते हैं, स्थानीय प्राधिकारी आते हैं, ये सभी राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में हमने देखा था कि विदेशीय संविधान बनने के पहले संरक्षण, संविधान बनने के बाद संरक्षण, उसके बाद फिर आर्टिकल 13 में 13(3) क्लॉज में देखा था कि
अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, संसद कोई भी कानून बनाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? विधि कहेंगे। तो ये आर्टिकल 13(3) में था। फिर उसके बाद 14 से लेकर के 32 तक हम जानते ही हैं। आर्टिकल 33 कहता है कि कुछ जो सेना है, जैसे CRPF है, BSF है, या फिर कुछ खुफिया एजेंसी है, CBI वगैरह है, तो इसमें जो लोग कार्य करते हैं इन लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है तथा इनको न्यायालय से संरक्षण प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 34 कहता है कि जहां पर मार्शियल लॉ लागू होगा वहां के व्यक्तियों के जो सामान्य व्यक्ति होंगे उनके भी मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 35 कहता है कि जब भी ऐसा लगेगा कि मौलिक अधिकारों पर संशय बना है, उसको लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं या फिर उसको मनवाने की कोशिश करेगा, उसको और प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा, तो संसद को यह अधिकार है अनुच्छेद 35 के तहत कि वह कुछ कानून बना करके कुछ मौलिक अधिकार में दंड का प्रावधान कर सकती है। यह अधिकार संसद को 35 अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो ये था आपका आर्टिकल पूरा मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे DPSP के बारे में।